जबकि वह बौना स्वयं से अत्यधिक संतुष्ट था। जायम अपने मन में चालें और योजनाएं गढ़ रहा था, और तभी सेवन मिस्ट्री सेक्ट की ओर से दो पुरुष तेजी से कूदते हुए बाहर आए, और भीड़ से कूदते ही बिना कोई शब्द बोले वे बिजली की तरह बौने की ओर सीधे बढ़े, क्योंकि ये दो लोग वांग जुएछू के शेष दो मार्शल अंकल थे, और इन दोनों के चेहरे पर शोक का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ये स्पष्ट था कि लंबा और मजबूत व्यक्ति मारे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ था, और इस कारण वे मूंग गोल्डन लाइट के तलवार के पारलौकिक आंदोलनों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि केवल अपने शत्रु को मारने की लालसा और अपने मारे गए साथी की प्रतिशोध की प्यास में पूरी तरह डूबे हुए थे। मूल रूप से सेक्ट लीडर वांग ने उनके इस नासमझ और आत्मघाती इरादे को रोकने की योजना बनाई थी, पर उसने ये भी समझ लिया कि यह बौना, जो रहस्यमय तकनीकों में निपुण था, उसे पहले या बाद में अवश्य परास्त करना पड़ेगा, और इन दो मार्शल अंकलों को छोड़कर कोई और इस बौने को चुनौती देने में सक्षम नहीं था। इसलिए अब उन्हें रोकने के बजाय उनके प्रतिशोध की इच्छा का लाभ उठाना और उन्हें तुरंत बौने से टकराना ही बेहतर होगा। यही सोचते हुए वांग जुएछू ने उन दोनों को वापस बुलाने के लिए कहा जाने वाला शब्द निगल लिया। माउंट गोल्डन लाइट ने हाल ही में सबक सीखा था और अब इन प्रतिद्वंद्वियों की ओर नजरअंदाज करने का साहस नहीं करता था। उसने केवल अपनी एक अंगुली से धूसर रोशनी को उन दोनों की ओर बढ़ाया, और धूसर रोशनी तुरंत एक लंबी किरण में बदल गई और सीधे उनकी ओर उड़ गई। उस अंकल ने, जो विद्वान जैसा प्रतीत हो रहा था, तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह उड़ती तलवार की धूसर रोशनी उनकी ओर आएगी। उसने अपनी भौं उठाए और हाथ उठाते ही अपनी आस्तीन से एक पतली चांदी की रेखा छोड़ी, जो सीधे धूसर रोशनी से टकराए और एक क्षण के लिए उसे रोका। लेकिन धूसर रोशनी फिर से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ी, जिससे प्रतीत हुआ कि चांदी की रेखा का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। दूसरों के लिए यह स्पष्ट नहीं था कि यह रेखा क्या थी, लेकिन जायम ने अपनी इटरनल स्प्रिंग आर्ट्स द्वारा प्राप्त असाधारण दृष्टि से इसे स्पष्ट रूप से देखा। ये वास्तव में कई चांदी के सुइयों का एक क्रमबद्ध समूह था जो सीधे एक लाइन में दागे गए थे, और हालांकि उसने यह नहीं जाना कि विद्वान ने इसे किस विधि से किया, इतनी शक्तिशाली तकनीक जिसने कई पतली पंख जैसी सुइयां उग्रगति से छोड़ दी, ने जायम की अत्यधिक रुचि को बढ़ा दिया। जब उसने देखा कि चांदी की सुइयों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो विद्वान घबराया नहीं, बल्कि अपने शरीर को घूमने लगे जैसे वह घूमते हुए शीर्ष की तरह हो, और तुरंत उसके घूमते सिलहूट से अनगिनत ठंडी रोशनी की किरणें निकली जो आकार में भिन्न थीं और दो भागों में विभाजित हो गईं। एक भाग चांदी की धारा बन गया और सीधे धूसर रोशनी से टकराया, जिससे जोरदार चटक की आवाज निकली। हालांकि यह धूसर रोशनी को नष्ट नहीं कर सका, और दूसरा भाग सीधे बौने की ओर गया और स्वर्णिम बाधा से टकराया, जिससे डिंग डिंग की ध्वनि हुई, और यह प्रभावशाली दृश्य था। धूसर रोशनी ने स्वयं को चांदी की धारा के खिलाफ प्रक्षिप्त किया, जिससे अनगिनत मलबे के टुकड़े गिरने लगे, और क्योंकि वे पूरी तरह टूट चुके थे, उनका मूल रूप अब दिखाई नहीं देता था। परंतु जो वस्तुएं स्वर्णिम बाधा से टकराकर लौट रही थीं, वे पूरी तरह सुरक्षित थीं और केवल न्यूनतम क्षति हुई थी। ये वस्तुएं चांदी की धारा बनाती थीं, और इनमें कुछ फेंकी हुई चाकू, प्रार्थना माला, लोहे के कमल के बीज, सिक्के और कई छिपे हुए हथियार शामिल थे, और कुछ अपरिचित वस्तुएं भी थीं जिन्हें नाम देना संभव नहीं था। माउंट गोल्डन लाइट थोड़ी हैरान हुआ, पर तुरंत अपने होंठ मोड़कर सोचता है कि ये सामान्य धातु के हथियार उसकी खजाने को लंबे समय तक रोक नहीं सकते। टाई, एक विशाल चिल्लाहट जैसे वसंत के गर्जन की तरह पूरे अरेना में गूंज उठी, और सभी उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। इस समय सभी ने देखा कि धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति, जो पहले विद्वान के साथ दौड़ता हुआ आया था, किसी अज्ञात समय पर अपनी कीमती तलवार अपने पीठ से निकाल चुका था और स्थिर रूप से धूसर रोशनी की ओर बढ़ रहा था। तलवार की नोक से लगभग 2 इंच रोशनी निकल रही थी, जो लगातार बढ़ती और घटती रही और भयावह ठंडी हवा छोड़ रही थी। स्वॉर्ड पॉइंट। यह अज्ञात था कि सबसे पहले इस सर्वोच्च तलवार कौशल का नाम किसने पुकारा, जिसे हर तलवारबाज अपने सपनों में भी पाने की लालसा रखता है। अचानक एक विस्फोट हुआ। मंच के अंदर और बाहर से उत्साह की लहर दौड़ गई। यदि कोई कहे कि फ्लाइंग स्वॉर्ड केवल किंवदंती का हिस्सा है, तो स्वॉर्ड पॉइंट जैंग हू की किंवदंती थी जिसे हर तलवारबाज पाना चाहता था। वर्तमान में न केवल स्वॉर्ड पॉइंट और फ्लाइंग स्वॉर्ड्स एक के बाद एक प्रकट हुए, बल्कि उनका त्वरित टकराव भी हुआ, और कौन नष्ट होने की इच्छा किए बिना इस दृश्य को देखकर क्रोधित नहीं होता। ये वह क्षण था जो जीवन को सार्थक बना सकता था। इस समय जिया तियानलोंग भीड़ के साथ उत्साहित नहीं था, बल्कि उसके आसपास के लोग ठंडी ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे और ठंडे पसीने का प्रवाह महसूस कर रहे थे। तभी उसे समझ आया कि पीछे से डर के अनुभव का क्या अर्थ होता है। यद्यपि उसने पहले जान लिया था कि सेवन मिस्ट्री सेक्ट 3 महान विशेषज्ञ छुपा रहा है, उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह विशेषज्ञ इतना शक्तिशाली होगा कि स्वॉर्ड पॉइंट का प्रयोग कर सके। यदि उसने मूंग गोल्डन लाइट को नहीं बुलाया होता, तो जिया तियानलोंग डरता कि यह धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति स्वॉर्ड पॉइंट प्रयोग में सक्षम उसकी ओर के हर व्यक्ति को मार सकता था। जब जिया तियानलोंग का भयभीत चेहरा पीला पड़ गया, धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति पहले ही धूसर रोशनी के नीचे पहुंच चुका था। इस समय यह अज्ञात था कि विद्वान ने अपने छिपे हुए हथियारों का आपूर्ति समाप्त कर दी थी या जानबूझकर रुक गया, लेकिन विद्वान का शरीर घूमना अचानक बंद हो गया, जिससे धूसर रोशनी को कोई प्रतिरोध नहीं रहा और वह स्वाभाविक रूप से धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति के सिर की ओर गिर गई।
धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ी और साहपूर्वक हवा में ऊंचा कूदकर तलवार की नोक से धूसर रोशनी पर प्रहार किया, जिससे स्पष्ट दांग की आवाज़ गूंज उठी। वह व्यक्ति हवा से जमीन पर गिरा और पीछे कई कदम संभलते हुए चला गया, और जल्द ही उसने मुंह खोला और मुंह में खून उगला। उसका चेहरा निराश और थका हुआ प्रतीत हुआ। उसके हाथ में लंबी तलवार के पहले 3 इंच गायब हो गए और एक सपाट उभार में बदल गए। धूसर रोशनी ने इस प्रहार का सामना किया जैसे कोई पक्षी शूट किया गया हो और आकाश से गिर गई। यहाँ तक कि धूल में गिरने के बाद भी धूसर रोशनी की चमक कम नहीं हुई, बल्कि लगातार धमकती रही, पूर्ण रूप से जीवन प्रतीत होती रही। ये देख दोनों भीड़ें एक साथ आश्चर्यचकित हुईं। हालांकि 7 मिस्ट्रीज सेक्ट के सदस्य हर्षोल्लास से झूम रहे थे, जियातियानलों की ओर के लोग चिंता में थे। विद्वान भी प्रसन्न था, पर वह थोड़ी देर हिचकिचाया क्योंकि उसने धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की थकी हुई मुद्रा और बौने की आंखों को देखा। फिर भी उसका शरीर बौने की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। विद्वान के कुछ कदम भी बढ़ाने से पहले धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति अचानक चिल्लाया, जल्दी बचो। विद्वान का मन स्टार्टल्ड हुआ, पर वह तुरंत हिला और महसूस किया कि उसकी गर्दन पर ठंडी हवा की अनुभूति हुई और उसने देखा कि धूसर रोशनी उसके पास से उड़ गई और उसने देखा कि एक बिना सिर वाला शरीर कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर गिर पड़ा। वह शरीर उसके लिए अत्यंत परिचित प्रतीत हुआ और जैसे ही विद्वान ने ये सोचा, उसकी चेतना जल्दी से विलीन हो गई। माउंट गोल्डन लाइट इस समय पूरी तरह अहंकारी हो गया था। उसने एक बार फिर धूसर रोशनी को जमीन से उठाकर धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर उड़ाया, जो 3 विशेषज्ञों में अकेला जीवित बचा था, और उसने अपनी छोटी चाल से विद्वान को मारकर दुश्मन को खत्म करने पर गर्व किया। ठीक उसी समय उसने भीड़ में एक आवाज़ सुनी, तुम्हारी यह चीज़ उड़ती फिर रही है, मुझे पसंद आए, इसे मुझे दे दो और खेलने दो। ये सुनते ही उसने महसूस किया कि एक भयंकर आध्यात्मिक शक्ति उसकी धूसर रोशनी के पास आ रही है और मजबूर कर रही है कि उसका नियंत्रण छीन लिया जाए। धूसर रोशनी, जो मूल रूप से धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर जा रही थी, मध्य हवा में मुड़ गई और भीड़ की ओर उड़ गई। जहां भी यह गई, लोग भय से सिर झुकाकर भाग रहे थे। केवल एक सामान्य दिखने वाला किशोर, लगभग 17 से 18 वर्ष का, अपनी जगह अडिग खड़ा रहा, और उसने एक क्षण के लिए माउंट गोल्डन लाइट की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसकी तन त्वचा के खिलाफ श्वेत दांत चमक रहे थे, और उसने धूसर रोशनी की ओर इशारा किया, जो आज्ञाकारी रूप से उसके हाथ में गिर गई। एक अमर साधु। बौने का हृदय कांप उठा और उसका चेहरा अत्यधिक पीला पड़ गया। जो कोई भी इस युवा लड़के की हरकतों को देख रहा था, उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। मूल रूप से जब उन्होंने देखा कि धूसर रोशनी 7 मिस्ट्री सेक्ट से बाहर निकलकर भीड़ की ओर उड़ रही है, वे मान बैठे थे कि बौने ने अपना मन बदल लिया है और अब पहले सभी सामान्य मार्शल आर्ट के शिष्यों को मारने का इरादा रखता है और उसके बाद धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति को निपटाएगा। परंतु किसने सोचा था कि वह धूसर किरण भीड़ में उड़कर वास्तव में एक सामान्य दिखने वाले शिष्य के हाथ में उतर जाएगी, जिसे उसने सहजता से पकड़ लिया। यह विश्वास करने के लिए बहुत ही असंभव था। 7 मिस्ट्री सेक्ट की ओर से, जिसमें सेक्ट लीडर वांग और धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति भी शामिल थे, उन्हें अप्रत्याशित बचाव देखकर सुखद आश्चर्य और राहत दोनों महसूस हुई। वांग जुएछू आनंद में थे और इससे भी अधिक प्रसन्न थे कि उन्होंने पहले ही दूरदर्शिता दिखाकर जायम को डेथ मैच में भाग लेने की अनुमति दी थी। उन्हें ये पूर्ण रूप से ज्ञात था कि अब डेथ मैच में प्रतिभागियों का जीवन और 7 मिस्ट्री सेक्ट की सुरक्षा पूरी तरह इस गूढ़ रहस्यमय डॉक्टर जायम पर निर्भर करेगी। ली फेयू ने समझ लिया था कि जायम ने क्या चोरी किया है, और इस समय उसका मुंह खुला रह गया और कुछ देर के लिए बंद नहीं हुआ। यद्यपि वह जानता था कि उसका करीबी मित्र थोड़ा असाधारण है, परंतु अमर साधु की उड़ती तलवार को हथिया लेना तो ऐसा काम था जिसे ली फेयू केवल सपनों में सोच सकता था, जिससे वह पूरी तरह रोमांचित और उत्तेजित हो गया। इसने वास्तव में झांग शियू, एल्डरली और विरोधी जिया तियानलोंग को भी चौकस और अवाक कर दिया। उनके चेहरे के भाव देखना अद्भुत था। कई दृष्टियां, जिसमें भय, संदेह और सुखद आश्चर्य शामिल था, सभी जायम पर टिकी हुई थीं। जायम का चेहरा सहज और मुस्कुराता हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह दर्शकों की तीखी निगाहों की ओर सबसे हल्की परवाह तक नहीं कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस शांत दिखावे के पीछे उसका मन अनंत उदासी से भरा हुआ था। केवल स्वर्ग ही जानता था कि जायम बिल्कुल भी कार्रवाई करना नहीं चाहता था। उसका मूल योजना यह था कि बौना अपनी स्वर्णिम बाधा को लापरवाही से गिराए और तब वह अचानक हमला करे। तब तक वह पीछे छिपा रहकर बहुत छोटे अग्निगोले का उपयोग करके आसानी से विरोधियों को मार सके। परंतु किसने सोचा था कि स्वर्ग की योजना मानव की योजना से आगे निकल जाएगी। जायम केवल धूसर किरण को उड़ते हुए देखकर ही असहज चिड़चिड़ापन महसूस करने लगा और अनजाने में उसने अपनी पहले से अर्जित तकनीक, टेलीकिनेसिस टेक्निक, का प्रयोग किया और परिणामस्वरूप वस्तु को आसानी से हथियाना संभव हो गया। इतना सरल हथियाना अत्यधिक अप्रत्याशित था। जायम ने बस अपनी जादुई शक्ति को धूसर किरण की ओर बढ़ाया और बौने की आध्यात्मिक शक्ति को आसानी से मिटा दिया और खुद और धूसर रोशनी के बीच एक संबंध स्थापित कर लिया। एक और जायम ने विरोधी के खजाने पर आसानी से नियंत्रण प्राप्त किया और गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ। दूसरी ओर अब उसके पास बौने का सामना करना ही बचा था, जिससे वह थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि उसके पास विरोधी की कछुए जैसी रक्षा को तोड़ने की पर्याप्त शक्ति नहीं थी।
एकमात्र सांत्वना ये थी कि उसकी जादुई शक्ति विरोधी से कई गुना अधिक थी। बेशक जायम के चेहरे पर कोई असहजता का संकेत दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसे पूरी तरह ज्ञात था कि यदि कोई मानसिक उच्च स्थिति बनाए रखे तो वास्तविक संघर्ष में उन्हें बड़ा लाभ प्राप्त होगा और सफलता की संभावना बिना किसी स्पष्ट कारण के बढ़ जाएगी। ये वह चाल थी जिसे उसने ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट मैनुअल से सीखा था। इसलिए बॉने को एक महान शत्रु मानते हुए जायम विपरीत भाव दिखाते हुए ऐसा प्रतीत कराता है जैसे उसके पास कोई गुप्त चाल हो। वह आराम से अभी अभी ली गई धूसर वस्तु को अपने हाथों में आगे पीछे घुमाता है। धूसर किरण अभी भी जीवंत थी और उसकी लंबाई निश्चित थी। उसका असली रूप अभी भी अस्पष्ट था। जायम ने सिर उठाया और हल्का मुस्कुराया, थोड़ा फीका सा, उस थोड़ा पीले पड़े बौने की ओर देखते हुए और धूसर किरण को अपने हाथों में हल्का सा रगड़ते हुए उसकी चमक तुरंत समाप्त हो गई और असली रूप प्रकट हुआ। वास्तव में यह एक दार्शनिक कागज का ताबीज था जिस पर एक छोटा धूसर तलवार का चित्र बना था। कागज के ताबीज पर चित्रित छोटा धूसर तलवार जीवंत और वास्तविक प्रतीत होता था, जैसे कि वह सच में मौजूद हो। इसके अलावा इसे चलाने के लिए कोई जादुई शक्ति सक्रिय नहीं थी, फिर भी यह खुद ब खुद हल्की रोशनी छोड़ रहा था, जैसे कि यह असाधारण तीक्ष्ण तलवार हो जिसकी ठंडी आभा भय उत्पन्न करती थी। फिर भी जायम ने इस दार्शनिक ताबीज के बारे में सोचा और पिछली बार इसके अद्भुत रहस्यमय शक्ति के प्रदर्शन को याद किया, जिससे वह कुछ संतुष्ट हुआ। ये निश्चित था कि यह भविष्य में काफी उपयोगी होगा। जायम ने ताबीज को सहजता से अपनी छाती में रख लिया और उसने साहपूर्वक इसका प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि पता नहीं था कि विरोधी इस ताबीज के साथ कौन से चालें कर सकता है। इसके अलावा वह टेलीकिनेसिस तकनीक में भी थोड़ा अपरिचित था और उसने कभी भी इसे उचित वस्तु पर अभ्यास नहीं किया था। वह सोचता था कि यदि वह अब इस वस्तु का उपयोग करता है तो विरोधी को चोट पहुंचाना बहुत कठिन होगा। इसके विपरीत मोंक गोल्डन लाइट बेबस होकर देख रहा था कि जायम ने उसका खजाना अपने पास रख लिया और वह क्रोध से भड़क उठा, लेकिन उसके पास इतनी साहस नहीं थी कि वह आगे बढ़कर इसे वापस ले ले। ये ज्ञात होना चाहिए कि जब विरोधी आसानी से ताबीज से उसकी आध्यात्मिक शक्ति मिटा सकता है तो उसके जादुई शक्ति कई गुना अधिक होनी चाहिए थी। वास्तव में वह अपने विरोधी के सामने मुकाबला करने का साहस नहीं कर सकता था। जायम ने देखा कि बौना तनाव में था। मोंक गोल्डन लाइट स्पष्ट रूप से क्रोधित था पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, ये जानते हुए कि वह पहले से ही उसके विरोधी के नियंत्रण में था। यह न जानने की स्थिति की श्रेष्ठ कौन है। जायम की नसें और अधिक उत्तेजित हो गईं और उसने इस मामले को निपटाने का मन बना लिया। अंततः जायम एक लोमड़ी की तरह बाघ की भांति दिखते हुए अपने शरीर पर इंपीरियल फ्लाइट तकनीक का प्रयोग करता है। उसकी आकृति कई बार चमकती हुई बौने के सामने प्रकट होती है। जायम की ऐसी गति देखकर मोंक गोल्डन लाइट और भयभीत हो गया। पीछे हटते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम क्या करने वाले हो? मैंने इस क्षेत्र के संसाधनों पर कब्जा नहीं किया, न ही कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी या अमर अमृत लिया। मैंने केवल इन मनुष्यों का कुछ सोना प्राप्त किया और भी कुछ नहीं। इसके अलावा मैंने तुम्हारे स्थानीय परिवार के हित का उल्लंघन नहीं किया। मुझे मारने का कोई कारण नहीं है। ये सुनकर जायम गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने जान लिया कि विरोधी ने उसे किसी अमर साधु कुल का प्रतिनिधि समझ लिया है और उसका आत्मविश्वास थोड़ी बढ़ गया। उसने जानबूझकर हल्की मुस्कान दी और फिर रहस्यमय पहचान का नाटक करते हुए धीरे से पूछा, मुझे नहीं पता कि आपका आदरणीय कुल कौन है। आपने क्यों मॉर्टल मामलों में हस्तक्षेप किया और सांसारिक क्षेत्र का आदेश भंग किया? इससे मेरे कुल को कठिनाई में डाल दिया। विरोधी की मानसिक स्थिति को देखकर और यह सोचकर कि जायम उसे समाप्त करने का इरादा नहीं रखता, बौने ने तुरंत अपनी आत्मा जागृत की। उसकी छोटी आंखें कई बार घूमी और उसने जल्दी से बचाव में कहा, मैं चिन्ह पर्वत श्रेणी के ये कुल का शिष्य हूँ। मैं केवल गुजर रहा था क्योंकि मैं फेरल वुल्फ गैंग के कमांडर का पुराना मित्र हूँ। उनके निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सका और मदद करने का फैसला किया। मेरा कोई उद्देश्य तुम्हारे कुल को जानबूझकर ठेस पहुंचाना नहीं था। भाई, मुझे क्षमा दें। आपके कुल का नाम क्या है? भविष्य में यह विनम्र व्यक्ति निश्चित रूप से आपके कुल से क्षमा मांगने आएगा। जैसे ही बौने ने यह खुलासा किया कि वह किन ये पर्वत श्रृंखला के ये कुल का सदस्य है, उसने अनायास ही अपनी छाती फुला दी, जैसे वह अपने कहे हुए शब्दों से किसी प्रकार का साहस खींच पा रहा हो, और उसके स्वर का लहजा भी और अधिक निडर हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किन ये पर्वत श्रृंखला के ये कुल के नाम से जुड़ी प्रतिष्ठा पर अत्यधिक आत्मविश्वास रखता है। ये देखकर कि बौना अचानक इतना साहसी बन गया, जायम ने तुरंत समझ लिया कि ये कुल निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध अमर साधु कुल होना चाहिए। परंतु ये भी ध्यान में आया कि बौने के पास इतना प्रभावशाली समर्थन होने के बावजूद उसने लड़ाई की शुरुआत में घबराहट में कई गलतियां की थीं, जिससे स्पष्ट होता था कि उसने झूठ नहीं बोला। वह अमर कुल के भीतर बस एक सामान्य व्यक्ति था, जिसका जीवन या मृत्यु कुल के लिए कोई महत्व नहीं रखती थी, और यदि वह मरा तो कुल में कोई हलचल नहीं होती। जायम ने कुछ ही पलों में अपनी निर्णय प्रक्रिया पूरी कर ली और अपने मन में ये तय कर लिया कि वह विरोधी को समाप्त कर देगा, क्योंकि वह जानता था कि भविष्य में कोई प्रतिफल होने वाला नहीं है। ये निष्कर्ष जायम के भीतर अंतिम सहानुभूति की डोर को भी तोड़ गया और उसके हृदय में तेजी से एक प्रबल हत्यारी प्रवृत्ति उभरने लगी। आखिरकार उसके विरोधी की जादुई शक्ति की तुलना जायम की शक्ति से नहीं की जा सकती थी।
और बौने की हरकतें और चालें मूर्खतापूर्ण थीं। बावजूद इसके कि वह एक अमर साधु था, फिर भी अमर साधु खोजने में इतनी दुर्लभता थी कि यदि डेथमैच की शर्तें नहीं भी हों, जायम इस अवसर को न खोने और इस महान उपहार को न ठुकराने के लिए हर हाल में तैयार रहता। और इसके अलावा जायम आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि बौना कोई दयालु व्यक्ति नहीं था, उसके व्यवहार और भाषण के आधार पर। इसलिए जब जायम ने कार्रवाई शुरू की तो उसमें किसी भी प्रकार की झिझक नहीं थी। किन ये कुल, क्या वह उस प्रसिद्ध कुल से है? जायम के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ, जैसे उसने बौने के शब्दों पर विश्वास कर लिया हो। चूंकि विरोधी ने इस नाम का प्रयोग उसे डराने के लिए किया, जायम ने चुपचाप अनुमान लगाया कि यह कुल अमर साधुओं के बीच अत्यंत प्रसिद्ध होना चाहिए। बिल्कुल वही ये कुल है। भाई, आप वास्तव में ये कुल जानते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप जानबूझकर मुझे कठिनाई में नहीं डालेंगे। बौने ने देखा कि यह महान नाम जायम पर कितना प्रभाव डाल रहा है और गर्व से ऊंची आवाज में बोलते हुए अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन किया। ये कुल, जायम ने दिखावा किया कि वह हिचकिचा रहा है, सिर खुजाते हुए एक विचारशील मुद्रा बनाई। ये देखकर बौने के हृदय में आनंद खिल उठा और उसने तुरंत अपनी ओर दौड़कर ड्रम पर प्रचंड ढोल बजाया, एक ऐसा शोर मचाया जिससे सभी हैरान रह गए, क्योंकि वह अत्यधिक डर गया था कि यदि यह स्थिति और लंबी चली तो यह उसके लिए हानिकारक साबित हो सकती थी। कैसा रहेगा, मैं आपको कुल के एक बुजुर्ग से मिलवाऊं और हम तय करें कि हमें इस मामले को कैसे निपटाना चाहिए। कैसा रहेगा भाई? जायम ने ऐसा उत्तर दिया जैसे उसे कठिन स्थिति में डाल दिया गया हो। ऐसी परेशानियों की आवश्यकता नहीं, ये तो एक मामूली मामला है। यदि आप चाहेंगे कि बुजुर्ग इतने छोटे मामले में हस्तक्षेप करें तो मुझे डर है कि यह बुजुर्ग की दृष्टि में बुरा प्रभाव डालेगा और आपके भविष्य की प्रगति के लिए हानिकारक होगा। जैसे ही बौने ने जायम का उत्तर सुना, वह झटके में आ गया, जल्दी से एक देखभाल भरा चेहरा बनाते हुए उसे रोकने का प्रयास किया। माउंट गोल्डन लाइट ने जायम को एक अनुभवहीन युवा अमर साधु के रूप में देखा, जो सांसारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए यात्रा पर था। उसने सोचा कि जायम हमेशा अपने कुल के भीतर ही फंसा रहता और साधना करता था। जायम की युवा आयु और गहरी जादुई शक्ति का एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण यही था कि वह हाल ही में सांसारिक दुनिया में आया था। धन्यवाद भाई, आपकी याद दिलाने के लिए। जायम बहुत ही प्रभावित दिखा। सिर झुकाकर विचारशील मुद्रा में उसने हाथ फैलाए और उस ताबीज को निकाला जिस पर एक छोटी तलवार का चित्र अंकित था। ये पहली बार है कि मैं आपसे मिला, लेकिन भाई ने पहले ही मेरे प्रति इतनी महान देखभाल दिखाई है। मुझे लगता है कि मैं ये खजाना आपको, उसके असली मालिक को लौटाऊं। धोखेबाजी से, जायम ने ईमानदार स्वर में कहा, हालांकि उसके चेहरे पर कुछ अनिच्छा के संकेत भी दिख रहे थे। बौना अत्यधिक प्रसन्न हुआ, सोचते हुए कि सामने वाला अमर साधु इतना भोला है कि उसने अभी खोए हुए खजाने को लौटाने की इच्छा व्यक्त की। किसी भी झिझक से जायम का मन बदल सकता था, इसलिए बौने ने और विचार नहीं किया और जल्दी से निर्णय ले लिया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसके चारों ओर स्वर्णिम बाधा पूरी तरह से विलीन हो गई और उसने अपना ताबीज वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया और रूखे स्वर में कहा, चूंकि भाई इतने ईमानदार हैं, अब मैं और शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगा। जैसे ही बौने ने ताबीज पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जायम के चेहरे पर अचानक एक बड़ा बदलाव आया। उसने बौने की पीठ की ओर इशारा किया और उत्साहपूर्वक बोला, कुल प्रमुख, ये प्रतिष्ठित बुजुर्ग यहाँ कैसे आ गया? ये सुनते ही बौना ठहर गया, इतना भयभीत कि अब उसे खजाने की परवाह नहीं रही। उसने सिर घुमाया, पर वहां कोई नहीं था, केवल सन्नाटा था। ओह शिट! चाहे बौना कितना भी मूर्ख हो, उसे पता था कि वह जायम के जाल में फंस गया है। जल्दी से सिर मोड़ते हुए उसने केवल अपने सीने के पास गर्मी का एहसास किया और कुछ ही पलों में उसकी पूरी देह में आग उठ गई, उसे लौं के समुद्र में ढक दिया और पलक झपकते ही बौना राख में परिवर्तित हो गया। इस घटना के बाद जायम ने लंबी सांस ली और वह हाथ पीछे खींच लिया जिसे उसने पहले फायरबॉल निकालने में प्रयोग किया था। छोटे फायरबॉल तकनीक का उपयोग करते हुए उसने एक ही चाल में अपने विरोधी को मार डाला। पूरी प्रक्रिया बहुत सरल प्रतीत हुई, पर वास्तव में उसने इस योजना को तैयार करने में भारी प्रयास और दबाव झेला था। अब जब उसकी चोरी छिपे की कार्रवाई सफल हुई तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कान खिल गई और उसने चुपचाप स्वयं की प्रशंसा की। जिया तियानलोंग और वांग जुएछू ने स्पष्ट रूप से देखा कि अभी क्या हुआ, पर उन्होंने यह नहीं समझा कि उन्होंने क्या देखा, क्योंकि न जायम न ही बौना चाहते थे कि कोई उनकी बातचीत सुन ले, इसलिए उन्होंने बहुत धीमी आवाज में बातचीत की थी। दर्शक बहुत दूर थे और उनकी आवाज सुन नहीं पाए। वे केवल ये जान सके कि जायम को देखते ही बौना अत्यधिक भयभीत हो गया, लेकिन कुछ वाक्य विनिमय के बाद बौना ईमानदारी से जायम से कुछ मांगते दिखा और अंतिम क्षणों में उन्होंने देखा कि जैसे ही बौने की पीठ घूमी, जायम ने अचानक फायरबॉल छोड़ दिया और फेरल वुल्फ गैंग के संरक्षक को राख में बदल दिया, उसे आसानी से सफेद धूल की परत में विलीन कर दिया। जिया तियानलोंग के मन में एक तीखी कड़वाहट उभरी, इतनी गहरी कि वह उसके हृदय में उतर गई। ये कैसे हो सकता है? मूल रूप से परिणाम उनके पक्ष में था, पर अचानक ये सब उल्टा हो गया, यहाँ तक कि माउंट गोल्डन लाइट, एक अमर साधु, भी मृत्युमुख में जला दिया गया। वहीं वांग जुएछू की भावनाएं अपने बड़े शत्रु की विपरीत थीं। उसने अपनी लंबी तलवार के हत्थे को मजबूती से पकड़ा और उत्साहित चेहरे के साथ जायम को देखा, जो आसानी से बौने को दूर कर रहा था।
और उसने उत्साहपूर्ण मुद्रा में झुककर देखा। वर्तमान जायम अत्यंत उत्साहित था, पर यह केवल बौने पर विजय की उत्सुकता नहीं थी। माउंट गोल्डन लाइट की राख में उसने कुछ वस्तुएं भी खोज ली जो पूरी तरह जलकर राख नहीं हुई थीं। वस्तुएं ज्यादा नहीं थीं, केवल एक ताबीज, एक कमांड मेडलियन और एक पुस्तक। ताबीज वही थी जिसे बौने ने स्वर्णिम बाधा बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, और भले ही जायम मंत्र नहीं जानता था, फिर भी यह उसे अत्यंत प्रसन्न कर रहा था, क्योंकि अब उसके पास सबसे जरूरी जीवन रक्षा उपाय मौजूद था। कमांड मेडलियन एक काला त्रिभुजाकार वस्तु थी। एक ओर अमर आरोहण सोने में उकेरा गया था, और दूसरी ओर कमांड चांदी में अंकित था। पूरी वस्तु धातु जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन छूने पर भारी और ठोस थी। जायम को इसका उपयोग नहीं पता था, और उस पुस्तक के बारे में जायम जान गया कि यह कोई असाधारण वस्तु होगी, क्योंकि फायरबॉल तकनीक के बावजूद ये पूरी तरह नहीं जली थी। कुछ पन्ने पलटने पर उसने पाया कि यह वास्तव में एक वंशावली रिकॉर्ड था, किन उपनाम वाले लोगों का रिकॉर्ड। जायम नहीं जानता था कि इसका माउंट गोल्डन लाइट से क्या संबंध था और यह बौने के पास क्यों महत्वपूर्ण था। ये बौना कहता है कि वह ये कुल का शिष्य है, लेकिन उसके पास किन उपनाम वालों की वंशावली है? क्या वह ये कुल का गैरकानूनी बच्चा हो सकता है? बेहद निराश होकर जायम ने कुछ शरारती अटकलें लगाईं। हालांकि जायम ने ये 3 वस्तुएं प्राप्त कर ली थीं, फिर भी वह किसी एक का तुरंत उपयोग करने में सक्षम नहीं था, पर उसने फिर भी बिना किसी शिष्टाचार या झिझक के उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद जायम ने खड़ा होकर अपने शरीर से धूल झटकते हुए एक ऐसा मुस्कान भरा चेहरा बनाया जो वास्तव में मुस्कान नहीं था, और अपने दृष्टिकोण को जिया तियानलोंग और बाकी फेरल वुल्फ गैंग की ओर केंद्रित करते हुए कहा, क्या आप अपनी ही मेरिडियन तोड़ना चाहते हैं, या ये चाहेंगे कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से विदा कर दूं? जायम की आवाज़ अत्यंत विनम्र थी, लेकिन उसके शब्दों का अर्थ फेरल वुल्फ गैंग को एक भी अवसर नहीं देता था। ये सुनकर जिया तियानलोंग के शरीर में एक असाधारण ठंडक फैल गई। उसके चेहरे की हर रेखा जम गई, और वह बार बार खुद को शांत रहने की चेतावनी देता रहा कि इस आदमी से निपटने का कोई तरीका होगा। परंतु ठंडी पसीने की परत से ढका उसका माथा उसने अपने हाथ से पोंछा, और वह जिया तियानलोंग जानता था कि आईना देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी वर्तमान सूरत बिना किसी संदेह के अत्यंत भयानक थी। उसने बड़ी कठिनाई से अपना सिर घुमाकर फेरल वुल्फ गैंग के सभी सदस्यों की ओर देखा, केवल यह पाकर कि उसके पुरुषों के चेहरे भी पीले पड़ चुके थे। सभी डर से कांप रहे थे, और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जो आने वाले बड़े संकट की चेतावनी दे रहा था, और ये लोग हताश होकर यह नहीं जानते थे कि क्या करना है। उनकी आंखों में लड़ाई की छोटी सी इच्छा भी नजर नहीं आ रही थी। जिया तियानलोंग निराश था। 7 रहस्यों के संप्रदाय का सामना करते हुए उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन वांग जुएछू की ओर देखा, जो उसे ठंडे, हत्या कर देने वाली नजरों से घूर रहा था। अधिकांश अन्य दर्शकों के चेहरे पर घृणा और बदला लेने की लालसा थी। जिया तियानलोंग निराश था। अनायास ही जब उसने डेथ मैच एरिना के बाहर देखा, तो उसकी नज़रें उसके मूल रूप से वफादार और भक्ति भरे अधीनस्थों पर पड़ीं, जिनकी पूर्व भावनाएं और वर्तमान चेहरे की अभिव्यक्तियां किसी भी प्रकार मेल नहीं खा रही थीं। कुछ लोग बेचैन थे, कुछ उदासीन, लेकिन अधिकांश की अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से प्रसन्न थी, और वे सभी एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। जाहिर है कि जिया तियानलोंग के दुर्भाग्य पर उन्हें आनंद मिल रहा था। यह नहीं चलेगा। हम स्वयं तय करेंगे कि क्या हम यहाँ मरेंगे या नहीं। हम जीवित रहेंगे और अपनी प्रभुत्व की योजना पूरी करेंगे। किसी के चेहरे की अभिव्यक्ति ने जिया तियानलोंग की नसों को छू लिया, और उसके आंखों में अचानक उन्माद झलक गया। पुरुषों, आओ। आयरन गार्ड्स, आगे बढ़ो और अपने क्रॉसबो को तैयार करो। बाकी लोग, मेरे आदेश का इंतजार करो। अचानक जिया तियानलोंग ने जोर से आंतरिक शक्ति के साथ चिल्लाया। जिया तियानलोंग एक कमांडर के योग्य था। भले ही पहले डेथमैच में भाग लेने वाले पुरुष हताश थे, उसकी आंतरिक शक्ति से भरी दहाड़ ने सभी की आत्मा को जगाया, जैसे वे अभी अभी किसी स्वप्न से जागे हों। चाहे वे फेरल वुल्फ गैंग से हों या किसी छोटे गुट के विशेषज्ञ, सभी के पास एक सहारा था। एक के बाद एक उन्होंने अपने मुट्ठियों को पोंछा और हथेलियों को रगड़ा, और मृत्यु तक लड़ने का संकल्प लिया। जायम ने हल्के से अपनी भौं उठाए और हल्की हंसी के साथ कहा, हाथ पीठ के पीछे रखते हुए धीरे धीरे जिया तियानलोंग की ओर बढ़ा। लगता है मुझे और कुछ चालें खर्च करनी होंगी, उसने खुद में हंसते हुए सोचा। क्रॉसबो फायर करो। जिया तियानलोंग ने अपने विरोधी को दायरे में आते देखा और अपनी सूखी होंठ चाटते हुए आदेश दे दिया। तुरंत सैकड़ों हरी इस्पात क्रॉसबो बोल्ट्स प्रचंड गति से जायम की ओर बढ़े, जो जायम के सामने एक विशाल दीवार बना गए। यहाँ तक कि हवा और बारिश भी इससे पार नहीं हो सकती थी। एक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ जब जिया तियानलोंग ने देखा कि जायम सामने खड़ा है और आने वाले क्रॉसबो बोल्ट्स की ओर देख रहा है, तो युवराज में सबसे छोटे से भय का कोई संकेत नहीं था, बल्कि उसने जिया तियानलोंग की ओर अजीब मुस्कान दी और फिर उसका शरीर धुंधला होने लगा। आने वाले बोल्ट्स जायम के शरीर से बिना किसी अवरोध के गुजर गए और दूर चले गए। उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अमूर्त हो गया हो। इसके कुछ ही क्षण बाद दिन की पूरी रोशनी में उसका शरीर कई बार हिला और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। जिया तियानलोंग का चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही उसने अपने अधीनस्थों को सावधान रहने का निर्देश दिया, जायम अचानक केवल कुछ दर्जन कदम की दूरी पर प्रकट हो गया।
बिना किसी आदेश के आयरन गार्ड्स ने अव्यवस्थित रूप से अपने क्रॉसबो से तीर छोड़े, इस बार बोल्ट्स के पीछे उड़ती हुई छुरियां, आस्तीन से निकलने वाले बोल्ट्स और कई अन्य छुपे हथियार थे, जो सब मिलकर जायम की ओर मधुमक्खियों की तरह टूट पड़े। ये हमला उन्हें हैरान कर गया। उनके विरोधी की छवि अब नदारद थी और वह किसी भी निशान के बिना गायब हो गया था। जिया तियानलोंग चौंकते ही पीछे से दो दर्दनाक चीखें सुनता है। वह आश्चर्यचकित होकर तुरंत मुड़ता है और देखता है कि उसके पास के दो आयरन गार्ड्स मानव आग के गोले में बदल गए हैं। उसने ये भी देखा कि वह युवा, जो पहले गायब हो गया था, अब अपने हथेलियों को गार्ड्स के शरीरों पर रखा है। जैसे ही उसकी हथेली उनके शरीरों से हटी, दोनों गार्ड्स पहले ही राख में बदल चुके थे। जब हथेलियां हट गईं, जिया तियानलोंग ने अपनी आंखों के सामने उसके हाथ के केंद्र से टिमटिमाती लाल रोशनी देखी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि जायम ने कौन सा अद्भुत तकनीक प्रयोग किया था। जिया तियानलोंग ने देखा कि यह जादुई तकनीक और मार्शल आर्ट का संपूर्ण उपयोग था। दोनों हाथों से लाल प्रकाश चमक रहा था। प्रत्येक लाल प्रकाश छोटे छोटे फायरबॉल थे, जो फायरबॉल तकनीक का हिस्सा थे। जायम ने धीरे धीरे अपने शरीर में जादुई शक्ति प्रवाहित की, छोटे फायरबॉल्स को उनके मूल आकार में लौटाया, फिर उसकी आकृति फिर से गायब हो गई और तुरंत भीड़ के दूसरी ओर प्रकट हुई। एक और फेरल वुल्फ गैंग का सदस्य आग के गोले में बदल गया। इस तरह जायम बारी बारी से गायब और प्रकट होता रहा, और हर बार एक शिकार होता, उसके हाथ से छूते ही कोई भी व्यक्ति तुरंत जलकर पूरी तरह से इस दुनिया से विलीन हो गया। जिया तियानलोंग ने अचेतन आंखों से आगे देखा। उसका चेहरा राख से धूसर, जैसे मृतक का चेहरा हो। उस छोटे से समय में आधे से अधिक लोग जायम के हाथों मारे गए। बचे हुए लोग असुरक्षित महसूस करने लगे और एक एक करके चारों दिशाओं में भागने लगे, परंतु जायम की भूत सी गति के सामने वे सभी एक एक करके राख हो गए। जब उसका आखिरी अधीनस्थ भी नष्ट हो गया, तो जिया तियानलोंग का प्रबल उत्साह पूरी तरह दब गया। फेरल वुल्फ गैंग का कमांडर पूरी तरह सुन्न हो गया। वह जानता था कि अब तक जायम ने उसे छुआ नहीं, ये केवल एक अर्थहीन दिखावा था जिसे उसके विरोधी ने जानबूझकर बनाए रखा था। लेकिन अब वह अकेला बचा था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि यह घातक आग जल्द ही उसके सिर पर अवश्य उतरेगी। जायम ने जिया तियानलोंग को और प्रतीक्षा नहीं करने दिया। जैसे ही उसने कमांडर का आखिरी अधीनस्थ समाप्त किया, जायम ने बिना झिझक के जिया तियानलोंग के पीछे प्रकट होकर उसे पूरी फायरबॉल के साथ विदा किया। जैसे ही महान जिया तियानलोंग अगली दुनिया में पहुंचा, जायम ने अपने हाथ ताली बजाते हुए कहा, लगता है इतनी सारी हत्या करना इतना कठिन नहीं था। पहले ही मैंने कहा था कि आप लोग खुद ही निपट लें, वह कहीं बेहतर होता। पीड़ा भी कम होती, पर आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से निपटने पर मजबूर किया। आग में जलने का एहसास निश्चित रूप से असहज रहा होगा। जायम ने अपना सिर उठाया और पूरे एरिना की ओर घूरा। चाहे वे 7 रहस्यों के संप्रदाय के सदस्य हों या फेरल वुल्फ गैंग के लोग, सभी के चेहरे पर भय और डर की छाया स्पष्ट थी और उनके बीच झलक रही थी। कोई भी रंग या उत्साह का संकेत नहीं था। चाहे वह फ्लाइंग स्वॉर्ड को हासिल करना हो, मून गोल्डन लाइट को मारना हो, या जिया तियानलोंग के 10 अंगरक्षकों को एक क्षण में राख में बदल देना हो, इन सभी कृत्यों ने स्पष्ट कर दिया कि जायम मून गोल्डन लाइट की तरह एक अमर साधक होने के अलावा दयालुता या करुणा से बिल्कुल रहित था, और उसके तरीके मून गोल्डन लाइट से भी अधिक निर्मम और निर्दय थे। इसीलिए जहां भी उसकी दृष्टि पड़ी, वहां खड़े लोग अपने सिर झुकाकर छिप गए और किसी ने भी उसकी दृष्टि का सामना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वर्तमान जायम में इतना भय उत्पन्न करने की क्षमता थी कि कोई भी उसके सामने टिक न सके। अभी भी नहीं भाग रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपको पहाड़ पर ही विदा कर दूं? जायम ने फेरल वुल्फ गैंग के सदस्यों की ओर ठंडी आवाज में कहा, जिसकी आवाज जोर से नहीं थी, परंतु पहाड़ की चोटी पर मौजूद हजारों लोग इसे स्पष्ट सुन सकते थे, और उसकी आवाज से वे भयभीत हो गए। चलो जल्दी भागो, यदि हम यहाँ रुके रहे तो ये हमें आग में झुलसा देगा। किसी अनजान व्यक्ति ने चिल्लाया, और उसी समय फेरल वुल्फ गैंग और अन्य छोटे संप्रदायों के हमलावर तुरंत आपस में धक्का मुक्की करने लगे, ये देखने की कोशिश में कि कौन पहले पहाड़ से नीचे भागे। भीड़ के इस तेज दौड़ने से छोटी पहाड़ी की राह अत्यंत भीड़भाड़ वाली हो गई, और इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ तो कुचले गए। थोड़ी ही देर में सेटिंग सन समेत खाली हो गया। केवल 7 रहस्यों के संप्रदाय के सदस्य ही शेष बचे। वांग जुएचू आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। कभी उसने नहीं सोचा था कि उसके संप्रदाय के सामने खड़ी खतरनाक स्थिति इतनी आसानी से टल जाएगी, या कि जिया तियानलोंग इतनी ताकतवर ढंग से नष्ट हो जाएगा। परंतु उसकी खुशी के बावजूद उसके मन में कुछ चिंता की झलक भी थी, क्योंकि वह जानता था कि जिस प्रकार जायम ने इतनी आसानी से उनके संकट को टाल दिया, वह उसी तरह 7 रहस्यों के संप्रदाय पर दबाव डाल सकता है या उसे पूरी तरह नष्ट कर सकता है, जिससे वे वर्तमान फेरल वुल्फ गैंग की तरह हो जाएं। जैसे ही सेक्ट लीडर वांग ने ये सोचा, उसके पहले से ही शांत मन में चिंता की लकीरें फिर उभर आईं, और अनायास ही उसकी दृष्टि एरिना के केंद्र की ओर गई। डॉक्टर जयान कहाँ है? आश्चर्यचकित सेक्ट लीडर वांग ने तेज सांस खींची, क्योंकि पहले वह अनिश्चित विशेषज्ञ जायम बिना किसी निशान के गायब हो गया था। क्या किसी ने डॉक्टर जयान को देखा? वांग जुएचू ने जल्दी से पूछा। पता नहीं, ध्यान नहीं गया।
लगभग सभी ने देखा कि भीड़ में किसी को ये पता नहीं था कि जायम कहाँ गया, लेकिन ये स्वाभाविक था क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से जायम के विरोधियों को आग में झुलसाने की विधि पर केंद्रित था और कौन इतनी भयावहता देखने के दौरान उसकी हरकतों पर ध्यान देगा। यदि जायम न चाहे तो अपनी भूत सी गति के कारण उसे ट्रैक करना बहुत आसान था। अब उसे खोजने की आवश्यकता नहीं, मैंने देखा कि वह भीड़ में खुद में विलीन हो गया और पहले ही सेटिंग सन समिट से चला गया है। कई ग्रे रोब वाले पुरुषों ने ये कहते हुए अपनी स्थिति ठीक की पहले ही जा चुका। कहाँ जा रहा है? सेक्ट लीडर वांग का चेहरा जटिल भाव लिए हुए था और उसने कड़वी मुस्कान के साथ खुद से बड़बड़ाया। जैसे ही उसने अपने आसपास देखा, उसकी दृष्टि एक विशेष शव पर पड़ी और वांग जुएचू की आंखों में अचानक तेज चमक उभर आए और उसके होठों पर चालाक बूढ़े ठग की मुस्कान खिल गई। इस बीच ली फेयू, जो जियांग शियुए से बात कर रहा था, अत्यंत उत्साहित था। उसका अच्छा मित्र अचानक एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के रूप में प्रकट हुआ था और ली फेयू ने ध्यान ही नहीं दिया कि वह किसी का ध्यान आकर्षित कर चुका था। ठीक इसी प्रकार फेरल वुल्फगैंग और अन्य हमलावर तेजी से सेलेस्टियल रेनबो माउंटेन्स से पीछे हट गए, अपने घोड़ों का दुरुपयोग करते हुए रात भर भागते रहे ताकि वे 7 रहस्यों के संप्रदाय की भूमि से जल्दी बाहर निकल जाएं। चून की 7 रहस्यों के संप्रदाय की उच्च शक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। सेक्ट लीडर वांग ने पीछे हटते हुए हमलावरों का पीछा करने के लिए कोई आदमी नहीं भेजा। उस दिन बेहद लंबा दिन था। दिन के बीतते ही फेरल वुल्फगैंग और 7 रहस्यों के संप्रदाय ने अपने झंडे और ड्रम बजाना बंद कर दिया, क्षतिपूर्ति लेने के लिए संघर्ष विराम में प्रवेश किया। इस बार दोनों पक्षों के बीच लड़ाई कई उतार चढ़ाव वाली थी। जल्द ही एक पौराणिक अमर और एक राक्षसी आकृति की कहानी फैल गई, जिसने अच्छे और बुरे दोनों संप्रदायों के सदस्यों को लगातार चर्चा करने पर मजबूर कर दिया और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई देने वाली बन गई। कहानी में यह महान लड़ाई एक सर्वोच्च तलवारधारी से शुरू हुई जो अपनी तलवार से ऊर्जा किरणें छोड़ सकता था, और उसने उस तलवार अमर से मुकाबला किया जो अपनी उड़ती तलवार पर कदम रखते हुए उड़ सकता था। अंततः तलवार अमर की उड़ती तलवार की तकनीकें इतनी रहस्यमयी थीं कि वे तलवार किरणों से भी शक्तिशाली निकलीं, और इस प्रकार तलवार अमर ने आसानी से सर्वोच्च तलवारधारी को पराजित कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए एक ज्वलंत राक्षस अचानक प्रकट हुआ और तलवार अमर को तुरंत मार डाला। जबकि सर्वोच्च तलवारधारी और तलवार अमर ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई थी, राक्षस ने भी उन्मत्त होकर अपनी आग का प्रयोग किया और 1000 से अधिक दर्शकों को मार डाला, जिनमें दुर्भाग्यशाली जिया तियानलोंग, फेरल वुल्फगैंग के कमांडर, भी शामिल था, जो बिना किसी शव के धूल में विलीन हो गया। गॉड हैंड वैली की सीमा पर जायम ने ये कहानी ली फेयू के मुख से सुनी, जिसमें वह खुद को ज्वलंत राक्षस के रूप में जानता था, और वह आश्चर्य में स्तब्ध रह गया, बिल्कुल अचेतन। इसी बीच ली फेयू इतनी हंसी में लोटपोट हो गया कि आधा दिन तक अपनी पीठ भी सीधी नहीं कर पाया। ये दिन डेथमैच के 5वें दिन का दोपहर था। उस रात जायम चुपचाप भीड़ में खुद को छिपाकर सेटिंग सन समिट से चला गया। जैसे ही उसने क्रुक सोल को पाया, वे दोनों गॉड हैंड वैली लौट आए। लौटने पर उसने एक संकेत लगाया कि वह किसी से मिलने से इनकार करेगा, यहाँ तक कि 7 रहस्यों के संप्रदाय की उच्चतम प्राधिकरण से भी, क्योंकि वह ध्यान के लिए अलगाव में रहना चाहता था। जाहिर है, जायम के नाम की प्रसिद्धि के कारण शीर्ष स्तर के लोग न तो कोई असंतोष दिखाने की हिम्मत कर सकते थे और न ही बिना निमंत्रण गॉड हैंड वैली में प्रवेश कर सकते थे। वे केवल वादी के बाहर कुछ समय तक अधीन होकर प्रतीक्षा कर सकते थे और लौटते समय केवल आह भर सकते थे। अगले दिनों जायम ने बौने की तलवार ताबीज़ का प्रयोग करते हुए टेलीकिनेसिस तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास अधिक समय नहीं है। उसने सूर्य निकलने से पहले भी अपनी टेलीकिनेसिस तकनीक का अभ्यास किया। हर दिन वह चमकते ताबीज़ों को वादी में ऊंचाई पर उड़ाता और उनकी अनियंत्रित नृत्य जैसी गति से ऊर्जा समाप्त होने तक अभ्यास करता, और फिर अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए आंखें बंद करता। उसके बाद अभ्यास को फिर से जारी रखता। इस प्रकार जायम ने 3 दिनों तक लगातार अपने शुष्क और नीरस प्रशिक्षण को जारी रखा, जब तक कि उसने टेलीकिनेसिस तकनीक के प्रारंभिक चरण को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर लिया। यदि आप चाहें तो मैं इसे और अभी और सिनेमैटिक थ्रिलिंग स्टाइल में और भी लंबा बहते हुए एक वाक्य में बदल दूं, ताकि जायम की शक्ति, उसकी चालाकी और एरिना का आतंक पूरी तरह जीवंत महसूस हो। जब जयान अपने ताबीज़ के उड़ान पर नियंत्रण अभ्यास कर रहा था, उसने यह महसूस किया कि टेलीकिनेसिस तकनीक का उपयोग करके ताबीज़ को गति देने पर वह एक धूसर प्रकाश की रेखा में बदल जाता है, जो अद्वितीय रूप से तेज थी, लेकिन इसका पूर्ण उपयोग करने में कुछ गंभीर सीमाएं थीं। भले ही ये लगभग सब कुछ काट सकता था और उसकी इच्छा अनुसार हमला करता था, सबसे पहले इस धूसर प्रकाश को गति देने में अत्यधिक जादुई शक्ति खर्च होती थी, और जबकि जयान, जब उसने इटरनल स्प्रिंग आर्ट्स की 8वीं परत तक साधना की थी, वह लगातार फायरबॉल तकनीक को 100 बार इस्तेमाल कर सकता था। इस धूसर प्रकाश को नियंत्रित करते समय उसकी जादुई शक्ति केवल 1 तिमाही घंटे तक ही टिक सकती थी और फिर पूरी तरह समाप्त हो जाती थी। उसे याद आया कि इससे पहले
गोल्डन लाइट भिक्षु ने इस धूसर रेखा का तुरंत उपयोग क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसकी जादुई शक्ति बहुत सीमित थी और वह ताबीज को केवल अल्प समय के लिए ही नियंत्रित कर सकता था। यही कारण था कि जब ज़यान ने इस धूसर रेखा को कब्जा किया तो उसका प्रतिरोध बेहद कमजोर था। छोटे व्यक्ति ने इसे नियंत्रित करते समय संभवतः अपनी आधी से अधिक जादुई शक्ति ही खर्च कर दी थी, और इसके अलावा ज़यान की जादुई शक्ति मूल रूप से छोटे व्यक्ति से कहीं अधिक थी। इसलिए जब जादुई शक्ति के मुकाबले में दोनों भिड़े तो छोटे व्यक्ति का पूर्ण और अंतिम पराजय होना स्वाभाविक था। इसके अलावा धूसर रेखा की एक और समस्या ये थी कि इसका आक्रमण करने की दूरी काफी सीमित थी। ये केवल लगभग 70 मीटर के क्षेत्र में आसानी से नियंत्रित हो सकती थी और इससे बाहर इसकी गति कठोर और सुस्त हो जाती थी। कभी कभी उसका नियंत्रण पूरी तरह से खो जाता था और लगभग 100 मीटर से बाहर जाने पर यह पूरी तरह से अपने असली ताबीज के रूप में बदल जाती और जमीन पर गिर जाती थी। इन दो कमियों के संबंध में ज़यान ने सोचा कि जब उसकी जादुई शक्ति और उन्नत होगी तो ये समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी, लेकिन एक अंतिम समस्या अभी भी बाकी थी, ताबीज़ की घातक कमी। कई बार ताबीज़ का उपयोग करने के बाद ज़यान ने यह देखा कि छोटे धूसर तलवार के चित्र से निकलने वाली ठंडी रोशनी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। जितना अधिक वह इसका उपयोग करता उसकी उम्र उतनी ही घटती जाती, यानी इस ताबीज़ का उपयोग सीमित था और जब इसके प्रयोग की संख्या सीमा पार कर जाती तो ये पूरी तरह समाप्त हो जाती और मर जाती थी। ज़यान ने जब इस धूसर प्रकाश को कुछ हद तक नियंत्रित करना सीख लिया तो उसने तुरंत अभ्यास रोक दिया, क्योंकि वह चाहता था कि यह ताबीज़ खतरनाक परिस्थितियों के महत्वपूर्ण क्षणों में उसका जीवन बचा सके। इसी प्रकार ज़यान मानता था कि सोने का ताबीज़ जो सोने की ढाल में बदल सकता है, उसके साथ भी इसी प्रकार की सीमा हो सकती है, लेकिन फिलहाल वह इसे उपयोग करने के मंत्र नहीं जानता था, इसलिए उसने इसे केवल सुरक्षित रखा और भविष्य में उपयोग के लिए तैयार किया। ज़यान ने जब विश्राम कर लिया तो उसने त्रिभुजाकार कमांड मेडेलियन और किन कबीले की पुस्तिका की जांच की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे इनमें से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। इस प्रकार 5 दिन इसी तरह बीत गए। जब ज़यान ने अन्य से न मिलने का संकेत हटाया तो ली फेयू तुरंत अंदर दौड़ पड़ा, जैसे हवा के झोंके की तरह, और ज़यान को देखकर उसे यह अफवाह बताई कि वह दानव में बदल गया है, जिससे ज़यान केवल स्तब्ध रह गया, ये सोचते हुए कि हंसना चाहिए या रोना। उसने केवल अपना चेहरा कठोर कर लिया और ली फेयू की ओर नाखुश नजर डाली, क्योंकि ली फेयू जाहिर तौर पर उसका मजाक उड़ा रहा था। ली फेयू ने अंततः हंसी को नियंत्रित किया और धीरे धीरे मुस्कान रोकते हुए गंभीर स्वर में ज़यान से कहा, तुम स्वयं अनुमान लगा सकते हो कि मैं यहाँ क्यों आया? ज़यान ने उदासीनता से उत्तर दिया, क्या यह नहीं कि सेक्ट के कई एल्डरों ने मुझसे संतुष्ट न होकर तुम्हें मेरी प्रतिक्रिया जांचने भेजा है? ली फेयू ने हंसते हुए कहा, हाँ, जब तक तुम समझते हो, बस इतना ही। ऐसा लग रहा था कि एल्डरों के भरोसे का बोझ उसके कंधों पर था। फिर ली फेयू ने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि मैं, तुम्हारा करीबी मित्र, उन लोगों को रिपोर्ट करूं? मुझे रिश्वत देने के लिए उन्होंने पहले ही वादा कर दिया कि मुझे बाहरी ब्लेड डिवीजन के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। ज़यान ने भौहें चढ़ाईं, सोचने के बाद धीरे से कहा, लगता है कि महान सेक्ट लीडर वांग और पूर्व में उल्लेखित एल्डर चिंतित हैं। आइए इस मामले को सुलझा दें, नहीं तो वे सहज नहीं रह पाएंगे। ज़यान ने मुस्कान के साथ कहा, तो ऐसा होगा। लौटकर सेक्ट लीडर वांग को कह दो कि कल दोपहर मैं स्वयं उन्हें मिलने सेटिंग सन समिट जाऊंगा, ताकि उन्हें कोई चिंता न हो। ली फेयू ने तुरंत कहा, अच्छा, अब मैं इसे रिपोर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद ज़यान और ली फेयू थोड़ी देर तक बातचीत में मग्न रहे, जिसमें ज़यान ने पास से फायरबॉल तकनीक भी दिखाई, जिससे ली फेयू का दृष्टिकोण खुल गया और वह दिन भर ईर्ष्या में डूबा रहा। कुछ समय बाद ली फेयू चला गया और वांग जुएचू को रिपोर्ट करने के लिए घाटी से बाहर निकल गया। ज़यान कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर दूर से ली फेयू के जाते हुए आकृति को देखता रहा और लंबे समय तक विचार में खोया रहा। अचानक उसने रहस्यमय मुस्कान के साथ कमरे में प्रवेश किया और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह जैसे ही आकाश उजला होने लगा, ज़यान अत्यंत गुप्त रूप से सेटिंग सन समिट पर चढ़ा और चुपचाप सेक्ट लीडर वांग के कमरे में प्रवेश किया। वांग जुएचू जब जागे तो उन्होंने अपने बिस्तर के पास खड़े एक व्यक्ति की सिलहूट देखी। उनका चेहरा भद्दा हो गया, लेकिन वे मजबूरी में एक कठोर मुस्कान निकाल पाए। थोड़ा अस्वाभाविक होकर उन्होंने पूछा, डॉक्टर ज़यान, आप यहाँ क्यों आए? मुझे क्षमा करें कि मैंने आपका स्वागत नहीं किया, लेकिन क्या हमने दोपहर मिलने का वादा नहीं किया था? आपकी महानता इतनी जल्दी क्यों आए? ज़यान ने सेक्ट लीडर वांग की ओर ठंडे स्वर में देखा। यह नज़र वांग जुएचू के शरीर के सभी बाल खड़े कर देती। वांग जुएचू का चेहरा ऐसा था जैसे उसे चाकू से काटा गया हो। ये देखकर कि वांग जुएचू डर गया है, ज़यान को भीतर ही भीतर संतोष हुआ। उसने वांग जुएचू की ओर हेवंस आई तकनीक का उपयोग करते हुए देखा, जिससे सामान्य मनुष्यों की आत्माएं उसकी दृष्टि से भयभीत हो जाती हैं। ज़यान ने अपने चेहरे पर सूक्ष्मतम हावभाव के साथ कहा, कोई कारण नहीं। मुझे बस ये लगा कि अगर मैं जल्दी आऊं तो सभी का मन थोड़ा स्पष्ट होगा, ताकि वे किसी अप्रिय कार्य को दूसरे पर जबरदस्ती न थोपें।
जैसे ही सेक्ट लीडर वांग ने यह सुना, उसका हृदय ड्रम की तरह जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि कल ही उसने और अन्य एल्डरों ने ली फेयू के माध्यम से ज़यान का संदेश प्राप्त किया था कि वह अगले दिन दोपहर को सेटिंग सन समिट आएगा, और इनमें से कुछ लोगों ने तुरंत महसूस किया कि ज़यान अत्यधिक खतरनाक है और अपनी समझ खो बैठने के कगार पर थे। उन्होंने बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि इस अवसर का लाभ उठाकर ज़यान को मार डाला जाए, लेकिन इस प्रस्ताव का सामना एक अलग समूह से जबरदस्त विरोध का हुआ, क्योंकि उन्होंने समझा कि ऐसे कदम उठाना अत्यधिक जोखिम भरा है और अगर वे विफल हुए तो उन्हें भारी प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग तुरंत कार्रवाई करने के इच्छुक थे, उन्होंने रात भर अफवाहें फैलाईं और कई तर्कों की रचना की ताकि अपने प्रस्ताव का तीव्रतापूर्वक समर्थन किया जा सके, लेकिन वास्तव में सभी जानते थे कि ज़यान को अत्यंत खतरनाक ठहराने का आरोप केवल बहाने भर के लिए था, क्योंकि कुछ लोग उसकी साधना तकनीक से ईर्ष्या करते थे और डॉक्टर ज़यान से लाभ उठाने के लिए साजिश रचने की योजना बना चुके थे, और शायद जिन्होंने आरोपों का विरोध किया उनके भी ऐसे ही इरादे थे, केवल वे ज्यादा नर्म और छिपे हुए तरीके अपनाते थे, जबकि सीधे साजिश करने वाले लोग मुखर तरीके से कार्य करते थे। सेक्ट लीडर वांग की उपस्थिति में इन दोनों समूहों के बीच गुस्से और उत्तेजना के साथ विवाद हुआ, और प्रत्येक बैठक की शुरुआत से लेकर त्वरित समाप्ति तक कोई भी पक्ष वास्तव में दूसरे को मना नहीं सका, बल्कि वे लगातार बहस करते रहे। अंततः जब जीवित बचे मार्शल अंकल यानी धूसर वस्त्र पहने व्यक्ति ने देखा कि संघर्ष शांत होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा, उसने कुछ ठंडे शब्द कहकर तुरंत सभी को शांत कर दिया। क्या ये संभव है कि तुम उसके एल्डरों के आने से डरते नहीं हो जब उसने किसी को मार डाला? इस धूसर वस्त्र वाले व्यक्ति के शब्द किसी ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे, जिन्होंने तुरंत एल्डरों के उत्तेजित मन को शांत कर दिया। बिल्कुल सही। ज़यान इतनी युवा अवस्था में फिर भी इतनी घातक है, उसके पीछे निश्चित रूप से एक अमर वर्ग का एल्डर है, और अगर हम उसके मरने का ढोंग भी कर लें तो जब उसके एल्डर आएंगे तो क्या यहाँ मौजूद सभी लोग त्रासद मृत्यु नहीं पाएंगे? जब उन्होंने ये समझा कि डॉक्टर ज़यान को मारना अपने आप को मारने के समान होगा, तो जो लोग पहले ज़यान को विष देने की साजिश के पक्ष में थे, उन्होंने पूरी तरह अपनी राय बदल दी। हालांकि एक दो लोग अभी भी लालच के अंधे होकर बने रहे, लेकिन अब वे ज़यान के प्रति अधिक संयमित तरीके अपनाने का सुझाव देने लगे। सेक्ट लीडर वांग ने अभी अभी ज़यान की कुछ गहन बातें सुनी थीं, जिससे उन्हें कुछ अपराधबोध हुआ और उन्होंने महसूस किया कि ज़यान के पास अद्भुत जादुई शक्ति है। क्योंकि वांग जुएचू को यह नहीं पता था कि ज़यान ने पिछली दिन हुई विवाद की जानकारी कैसे प्राप्त की, वे और अधिक सतर्क हो गए। लेकिन वर्षों तक सेक्ट लीडर रहने के अनुभव और चालाकी ने उन्हें जल्दी ही हेवनसाई तकनीक के प्रभाव से बाहर निकाल दिया और उनका सामान्य भाव व्यक्त हुआ। उन्होंने कहा, मेडिसिनल गॉड ज़यान, आप ये शब्द क्यों कहते हैं? पूरी सेक्ट आपके लिए पर्याप्त आभार व्यक्त नहीं कर सकती। वांग जुएचू ने स्थिति का अवलोकन करने के बाद ज़यान के शब्दों के पीछे अर्थ को समझने का निर्णय लिया। ज़यान ने उदासीन स्वर में कहा और कठोर हंसी के साथ जोड़ा, तो फिर मैंने सुना कि कुछ लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जब सेक्ट लीडर वांग ने यह सुना तो वे प्रारंभ में भयभीत हुए, लेकिन ज़यान की कोई क्रोधपूर्ण टोन न देखकर और केवल खुद ही मिलने आने के कारण उन्होंने थोड़ी राहत महसूस की। शायद ज़यान ने केवल कुछ अफवाहें सुनी हो और पूरी जानकारी न हो। वांग जुएचू ने सोचा कि उनके पास ज़यान और सेवन मिस्ट्रीज सेक्ट के बीच रिश्तों को सुधारने का अवसर अभी भी है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मेडिसिनल गॉड ज़यान ने शायद गलतफहमी कर ली है। कल कुछ घटिया लोग वास्तव में सेक्ट में आए थे, जिन्होंने एहसान भूलने और न्याय का उल्लंघन करने का प्रयास किया, लेकिन कृपया निश्चिंत रहें, इन लोगों को लंबे समय से पकड़ लिया गया है और कड़ी निगरानी में रखा गया है। सेक्ट का अधिकांश हिस्सा आपके प्रति कृतज्ञ है। हम कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो हमारे मित्रों को नुकसान पहुंचाएं और हमारे दुश्मनों को लाभ दें। ज़यान ने मन ठंडी हंसी की, क्योंकि जब से उसने अपनी शक्ति दिखाई और इस विपत्ति में सेवन मिस्ट्रीज सेक्ट की मदद की, उसने स्वयं को सतर्क किया था कि पक्षी चले गए, धनुष रख दिया गया, और नदी पार करने के बाद पुल नष्ट करना जैसी कहावतों पर ध्यान रखे। और वह नहीं मानता था कि लोग दयालु होंगे या आभारी रहेंगे, क्योंकि मानव हृदय वास्तव में कठिन था, और उसने उन महान लोगों के शब्दों को याद रखा। लाभ मिलने पर एहसान भूलना और न्याय का उल्लंघन करना परिवार को न पहचानना पानी पीने जितना ही सामान्य है। यही कारण था कि जब ज़यान घाटी लौटे, उन्होंने साजिशकर्ताओं से मिलने से परहेज किया ताकि ये एल्डर ठंडे दिमाग से सोचें, अन्यथा लालच की मशाल पूरी तरह उनकी समझ को जला देती। उन्होंने ली फेयू को संदेश देने को कहा कि वह एल्डरों से मिलेंगे, लेकिन ज़यान ने तय नहीं किया कि वे तय समय पर मिलें। भले ही उनकी वर्तमान शक्ति सामान्य जियांगहू के विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी, अगर एल्डर कुछ शर्मनाक तरीके अपनाएं तो उनकी हत्या के कई तरीके उपलब्ध होते। इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जानबूझकर आधा दिन पहले पहुंचकर गुप्त रूप से केवल स्वयं ही सेक्ट लीडर वांग से मुलाकात की। अभी अभी उन्होंने वांग जुएचू की जांच की और देखा कि यह महान सेक्ट लीडर सभी उन बातों को प्रकट कर चुका था जिन्हें वह छुपाना चाहता था, और ऐसा प्रतीत हुआ कि सेवन मिस्ट्रीज सेक्ट के एल्डरों ने वास्तव में इस विषय पर सोचा और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता था।
चाहे दूसरा पक्ष वास्तव में कार्रवाई करना चाहता हो या केवल विचार कर रहा हो, वे उनका क्रोध नहीं भड़का सकते थे। जब तक ज़ियान 7 मिस्ट्रीज सेक्ट के नंबर 1 व्यक्ति से अपना कार्य पूरा कर लेंगे तब तक वे दूर जा चुके होंगे और उनके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। वांग जुएचू की ओर देखते हुए ज़ियान ने रहस्यमय स्वर में कहा, मैं अब कोई व्यर्थ बातें नहीं करूंगा। मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। सेक्ट लीडर वांग, इस बैठक के बाद मैं इस स्थान को छोड़कर दूर देश में यात्रा करूंगा और संभवतः सेलेस्टियल रेनबो माउंटेन्स वापस नहीं लौटूंगा। इससे पहले मैं सेक्ट लीडर के साथ एक ऐसा समझौता करना चाहता हूं जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो। एक समझौता। जब वांग जुएचू ने सुना कि ज़ियान जा रहे हैं तो वे स्तब्ध रह गए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह उनके साथ समझौता करना चाहते हैं तो वे और भी अधिक हैरान हो गए। मेडिसिनल गॉड ज़ियान के लिए मैं किस प्रकार का समझौता कर सकता हूँ? उन्होंने खुद को असमंजस में पाया। जैसे ही दोपहर हुई, ज़ियान उस समय सेटिंग सन समिट के सेक्ट हॉल में उपस्थित नहीं थे जिस समय उन्होंने पहले तय किया था। इसके बजाय सेक्ट लीडर वांग अंत में बैठक स्थल पर आए, उत्तेजना से कांपते हुए, और घोषणा की कि उन्हें ज़ियान का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज़ियान पहले ही सेलेस्टियल रेनबो माउंटेन्स छोड़ चुके हैं। उनका स्थान अज्ञात है, लेकिन अनुमान लगाया गया कि ज़ियान ने जिंग प्रांत और युराज्य छोड़ दिया है और इस प्रकार उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। जो लोग उपस्थित थे उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर एक दूसरे की ओर देखा और पूरी बैठक कक्ष में गहरी चुप्पी छा गई। वह अब यहाँ नहीं है। तो क्या हमारी योजनाएं व्यर्थ हो गईं? क्यों वह चला गया? ये विचार उनके मन में अनायास घूम रहे थे। जैसे ही ज़ियान ने सेलेस्टियल रेनबो माउंटेन्स छोड़ दिया, सेक्ट लीडर वांग ने घोषणा की कि उन्होंने ली फेयू को अपना उत्तराधिकारी मान लिया है और उसे एक्सटर्नल ब्लेड डिवीजन में डिवीजन हेड डेप्यूटी से डिवीजन हेड के पद पर पदोन्नत कर दिया है। जिसके बाद वांग जुएचू ने उस पर अपार देखभाल और विश्वास रखना शुरू कर दिया। और इसके अलावा ये भी तय हुआ कि ज़ियान का तीसरा चाचा भविष्य में कुछ वर्षों के बाद एक गैर जिम्मेदार भूल करेगा और सेक्ट के नियम तोड़ेगा, और जब उसे अपने जीवन की चिंता करनी चाहिए थी तब सेक्ट लीडर वांग ने हस्तक्षेप किया और उसकी रक्षा की। और स्वयं सेक्ट लीडर वांग भविष्य में सेक्ट के एक संघर्ष में कई भीषण दुश्मनों का सामना करने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए और मौत के कगार पर पहुंच गए। लेकिन हर बार जब सेक्ट के सदस्य सोचते कि अब वह अंततः अपनी चोटों के कारण मर जाएंगे, वांग जुएचू एक जैड की बोतल से औषधि की गोली ग्रहण कर किसी तरह चमत्कारिक रूप से जीवित रहते। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि वे फिर भी जीवन से परिपूर्ण होकर घूमते रहते, जिससे अन्य लोगों में थोड़ी ईर्ष्या उत्पन्न होती और वे उनकी दवा की उत्पत्ति के बारे में जांच करते। लेकिन वांग जुएचू कभी भी अपना रहस्य प्रकट नहीं करते और जब भी उनसे पूछा जाता केवल महत्वहीन शब्दों में बड़बड़ाते रहते। इस प्रकार सभी जो उनका रहस्य जानना चाहते थे खाली हाथ लौट जाते। जब वांग जुएचू का निधन हुआ, उन्होंने वाइटैलिटी रेजिंग पेलेट नामक औषधि की एक गोली छोड़ दी और उस समय जैड की बोतल में केवल 3 गोलियां शेष थीं, और ये 3 गोलियां रक्त की बवंडर मचाती और वांग जुएचू की वंशजों के लिए अनंत समस्याएं उत्पन्न करती। फिर भी यह सब भविष्य की घटनाएं थीं, इसलिए फिलहाल इन्हें चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं था। वर्तमान में ली फेयू हाथ में कुछ बोतलें और एक कागज का नोट लिए हुए थे और वह अभी अभी झांग शियुए के घर से लौटे थे और पाया कि उनके घर में कुछ वस्तुएं अचानक प्रकट हो गई थीं, जिसमें कागज का नोट ज़ियान ने छोड़ा था और इसकी जानकारी बहुत सरल थी। ज़ियान ने 7 मिस्ट्री सेक्ट छोड़ दिया है और शायद कभी लौटेंगे भी नहीं। नोट में यह भी उल्लेख था कि बोतलों में वह औषधियां थीं जिन्हें ज़ियान ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था और ये ली फेयू के जीवनकाल को बढ़ा सकती थी। इसलिए ज़ियान ने आशा की कि ली फेयू उनके उपहार को अस्वीकार नहीं करेंगे। कागज के पिछले हिस्से पर ज़ियान का मुस्कुराता चेहरा उनके हस्ताक्षर के पास अंकित था और मुस्कुराते हुए चेहरे के बगल में एक वाक्य था जिसमें ली फेयू और झांग शियुए को शुभकामनाएं दी गई थीं, यह उम्मीद करते हुए कि वे जल्द विवाह करेंगे और साथ में कई संतानों के पिता माता बनेंगे। ली फेयू जब अपने सदमे से बाहर आया तो वह अपने निवास से बाहर भागा और अपने घर के पास एक छोटे पहाड़ी शिखर पर चढ़ गया। वहां से उसने 7 मिस्ट्री सेक्ट के मुख्य द्वार की ओर देखा, लेकिन केवल हरियाली ही हरियाली दिखी, एक भी परछाई नहीं, और वह आधे दिन तक गतिहीन खड़ा रहा। फिर एक गहरी सांस भरी, उसके चेहरे पर भावनाएं झलक रही थीं और वह धीरे स्वर में बोला, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे भविष्य के मार्ग के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इसके बाद ही ली फेयू धीरे धीरे पहाड़ी शिखर से उतरना शुरू किया। उसके अकेले कंधों से उदासी झलक रही थी। उसी समय एक घोड़े की गाड़ी रास्ते पर पूर्व दिशा की ओर चल रही थी, जिसमें ज़ियान और क्रुकद सोल बैठे थे। यद्यपि यह 4 पहियों वाली गाड़ी बहुत संकरी नहीं थी, ज़ियान ने 3 ताल चांदी खर्च कर इसे अस्थायी रूप से किराए पर लिया था ताकि केवल वे दोनों गाड़ी में हों। लकड़ी की यह गाड़ी बाहरी रूप से जर्जर और पुरानी दिखती थी, लेकिन अंदर की व्यवस्था अत्यंत साफ सुथरी थी, और जो 2 घोड़े इसे खींच रहे थे वे अपने जीवन के चरम पर थे, शक्ति और ऊर्जा से भरे हुए थे और इतनी वेग से गाड़ी खींच रहे थे कि उड़ान के समान गति प्राप्त हो रही थी। यही कारण था कि ज़ियान ने 3 ताल चांदी खर्च करने में संकोच नहीं किया, जबकि सामान्यतः केवल 1 ताल चांदी में यह संभव था। ड्राइवर एक दुबला तान हुआ मध्यम आयु का आम आदमी था जो बातचीत में भाग लेने से इनकार करता था। ज़ियान ने केवल दिशा पूछने के लिए बातचीत शुरू की, अन्यथा वह अनावश्यक शब्द नहीं बोलता।
जिससे जयान संतुष्ट था। जयान के बगल में क्रुकद सोल बैठा था, जिसकी विशाल कद काठी और मुखौटा इसे अत्यंत रहस्यमय बनाते थे, और अगर ड्राइवर गपशप करने वाला होता तो कई समस्याएं उत्पन्न होती। ज़ियान के कंधे पर बुद्धिमान पीले पंख वाला क्लाउड विंज्ड बर्ड बैठा था, जिसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वह विश्राम कर रहा हो। क्रुकद सोल, जो ज़ियान के सामने की सीट पर बैठा था, एक बड़ा पैकेज लिए हुए था, जिसमें कुछ साफ कपड़े, सोना, चांदी और कुछ भारी बोतलें थीं, और बाकी सामान जैसे डॉक्टर मो की वसीयत और कुछ छोटे सामान ज़ियान अपने शरीर पर रखे हुए थे, ताकि कहीं खो न जाए। ज़ियान चुपचाप गाड़ी में बैठे थे, लकड़ी के पहियों की आवाज़ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और सेवन मिस्ट्री सेक्ट छोड़ने पर उन्हें कोई उदासी नहीं थी। केवल एक चीज़ जिसे वे छोड़ने में असहज थे, वह उनका करीबी मित्र ली फेयू था। लेकिन ये जानते हुए कि उनके पत्र और औषधियां ली फेयू के पास पहुंच गई थीं, ज़ियान ने आशा की कि ये पर्याप्त होंगी ताकि ली फेयू जीवन के दूसरे भाग को शांति से व्यतीत कर सके। ये सोचते हुए उन्होंने अपने शरीर को फैलाया, सीट के आरामदायक हिस्से पर पीठ टिकाए और झपकी लेने लगे। गंतव्य के बारे में उन्होंने पहले ही ड्राइवर को सूचित कर दिया था। वह छोटा गांव जहां से उनका जन्म हुआ था, और यद्यपि उन्हें पता था कि यह असंभव है, फिर भी उन्होंने यह आशा की कि जैसे ही वे अपनी आंखें खोलेंगे, अपने परिवार के चेहरों को देख सकेंगे। इतने वर्षों तक घर से दूर होने के कारण उनके चेहरे उनकी स्मृति में धुंधले हो गए थे। इसलिए ज़ियान ने अपनी यात्रा की अगली मंजिल शुरू करने से पहले परिवार के सदस्यों को एक बार आखिरी बार देखना आवश्यक समझा, अन्यथा उनका मन शांति नहीं पाएगा। वे सोचते हुए बोले, मेरी छोटी बहन अब कैसी है? वह अब 16 या 17 वर्ष की हो गई होगी, एक पूर्ण महिला। प्राप्त पत्रों के अनुसार ऐसा लगता है कि उसकी शादी एक अच्छी परिवार में तय हो गई है और वर्तमान में विवाह की तैयारी में है। एक कमजोर और छोटी आकृति ज़ियान के दिमाग में उभरी, जो हमेशा उनके पीछे खड़ी रहती और पुकारती, चौथा भाई, चौथा भाई। समय वास्तव में कितनी जल्दी बीत जाता है। इस गर्म वातावरण और अपनी स्मृतियों के साथ ज़ियान ने गहरी नींद ली। इस बार वे पूरी तरह शांत और सुरक्षित महसूस कर रहे थे, जैसे कि वे छोटे थे और उनके माता पिता उनके पास थे, उन्हें खतरे से बचा रहे थे। 5 दिनों की यात्रा के बाद पीली मिट्टी के रास्ते पर ज़ियान ने दूर से एक गांव देखा। वहां की मिट्टी की नीची दीवारें, धान के खेतों की पंक्तियां और गड्ढों से भरी असमान सड़क, ये सब कभी ज़ियान को इतना आकर्षित करता था कि उन्होंने इसका सपना हर दिन देखा था, और अब ये सब उनके सामने था। ज़ियान ने अपने हृदय में उत्साह को दबाया। ड्राइवर को गांव से काफ़ी दूर गाड़ी रोकने दिया, जबकि क्रुकद सोल गाड़ी में रहा, और ज़ियान गांव की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे नज़दीक पहुंचे, उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा, और कुछ समय के लिए वे उन भावनाओं से अभिभूत हो गए जिन्हें उन्होंने बहुत पहले महसूस किया था। अंततः ज़ियान गांव में प्रवेश करता है, कदम कदम बढ़ाते हुए, जैसे हर एक कदम उसके बचपन की यादों को जगा रहा हो। और जैसे ही वह गांव के प्रवेश द्वार से अंदर चला, उसे संगीत वाद्यों से एक उल्लासपूर्ण ध्वनि सुनाई दी। परंतु आश्चर्यजनक रूप से जब वह गांव की संकरी गलियों से गुजरता, तो न तो कोई व्यक्ति दिखाई दिया और न ही किसी का चेहरा पहचाना जा सका, लेकिन ये खाली गलियां और संगीत की खुशी भरी आवाज़ें उसके बचपन की यादों से इतनी परिचित थीं कि यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी की शादी का उत्सव था, जहां गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर आनंद में शामिल होते और जश्न मनाते। और ज़ियान ने अपने हृदय को उत्साह से भरते हुए धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक दृष्टि फैलाई, जिससे उसने ये पता लगाया कि उसके अनुमान के अनुसार बच्चे और वृद्ध दोनों गांव के केंद्र में इकट्ठा हुए थे, और वह स्थान जिसे उन्होंने चुना था, ज़ियान के लिए अत्यंत परिचित प्रतीत हुआ। क्या ये वही घर नहीं था जिसमें वह कभी रहते थे? और ये देखकर ज़ियान हैरानी से चौंक पड़ा, और उसके मन में हल्की सी आशंका ने जन्म लिया, क्या हो सकता है? और उसके संदेह के साथ ही उसने अपने कदम तेज कर दिए। कई घरों के पास से जल्दी जल्दी गुजरा, कई मोड़ लिए, और अंततः जो दृश्य उसके सामने आया, उसने उसकी धड़कन तेज कर दी, क्योंकि कई 100 गांव वाले मिट्टी के आंगन के चारों ओर इकट्ठा थे, और आंगन के भीतर कई टाइल छत वाले घर थे जो आसपास के घरों की तुलना में बेहतर स्थिति में थे। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े बैनर लगे थे जिन पर जश्न मनाने वाले शब्द लिखे थे, और आंगन के सामने एक छोटा सा संगीतकारों का समूह शोर मचा रहा था। जबकि कुछ गांव वाले खड़े थे, कुछ झुके हुए थे, और कुछ बस जमीन पर बैठे हुए ध्यान नहीं दे रहे थे, और वे 3-4 के समूहों में बढ़कर फुसफुसा रहे थे और कभी कभी गर्मागर्म बहस में लिप्त हो जाते थे। कुछ लोग ईर्ष्या भरी नजरों से आंगन की ओर देखते रहते थे। वहीं कई बच्चे भी बड़े बड़ों की निगरानी में आनंदपूर्वक एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, और यह परिचित दृश्य देखकर ज़ियान का मन एक क्षण के लिए विचलित हो गया, मानो वह अचानक अपने बचपन में लौट आया हो, अन्य बच्चों के साथ दौड़ते हुए और खूब शोर मचाते हुए। और तभी उसने सुना, जे हान परिवार की चौथी बेटी सच में भाग्यशाली है। मैंने सुना है कि उसका पति शहर का एक राज्य अधिकारी है, एक बहुत ही अध्ययनशील और विद्वान व्यक्ति है। सच में? और वह उसकी कानूनी पत्नी बनने जा रही है। उसे अधिकारी की पत्नी का दर्जा मिलेगा। मैंने सुना है कि हान परिवार ने अत्यधिक बड़ी दहेज राशि भेजी है, कई दर्जन ताल स्नोफ्लेक चांदी। वह सच में बहुत धनी है। इस प्रकार गांव की महिलाओं की शोरगुल वाली गपशप ने ज़ियान को उसके मगन मन से बाहर खींच लिया, और उसने महसूस किया, हान परिवार की चौथी बेटी, क्या वह मेरी छोटी बहन नहीं है? क्या वास्तव में आज मेरी छोटी बहन की शादी का दिन है?
और इस विचार के साथ ही ज़यान के अंदर भावनाओं का एक संयोग लगातार उठ रहा था, और यद्यपि उसने इस पर गहन विचार किया, वह पेड़ के पीछे कुछ कदम दूर खड़े होकर आंगन के द्वार पर ध्यानपूर्वक और अडिग नजर रखता रहा। तभी दूर से किसी ने चिल्लाया, दुल्हन की पालकी आ गई, वर दुल्हन लेने आया है। ये सुनते ही गांव वाले उथल पुथल में आ गए, उनकी आवाज़ें जैसे एक उबलते कड़कते बर्तन की तरह फैल गईं। दुल्हन बाहर आई है, दुल्हन बाहर आई है, जल्दी आओ और देखो। बच्चों की तेज चिल्लाहट से भी अधिक शोर मच गया, और ज़यान की आत्मा झकझोर उठी, क्योंकि वह पूरे उत्साह के साथ आंगन के द्वार को लगातार निहारता रहा। चटक, लकड़ी का आंगन द्वार खुला और 1 दर्जन से अधिक पुरुष और महिलाएं बाहर निकलीं। बीच में लाल शादी की पोशाक पहने एक युवा महिला को घेरे हुए, और यह युवा महिला 16 या 17 वर्ष की दिख रही थी। उसकी थोड़ी नुकीली थी और उसका रूप ग्रेसफुल था। इस समय उसका चेहरा लाज के कारण लाल था। ज़यान ने अपनी आंखें चौड़ी की और इस युवा महिला की उपस्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, ये देखने की कोशिश करते हुए कि क्या इसमें उसकी बचपन की छोटी बहन की कोई पहचान है। लेकिन सामान्य चेहरे की विशेषताओं और आंखों के कोनों को छोड़कर उसने अपनी पुरानी स्मृतियों से किसी और चीज में परिचय नहीं पाया। बाकी की उपस्थिति अब उसकी स्मृति की बहन से मेल नहीं खाती थी। एक लड़की बचपन से महिला बनने तक 8 बार बदल जाती है, ये कहावत सच में सही है। ज़यान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा और फिर अपने दृष्टिकोण को उसके साथ खड़े लोगों की ओर घुमाया। यह मोटा व्यक्ति तीसरा चाचा है, मुझे एक ही नज़र में पहचान हो गई, ये पहले जैसा ही मोटा है। उस बड़े तने हुए व्यक्ति को बड़े भाई हानताई कहते हैं, उसके पास खड़ी महिला उसकी पत्नी होगी। ज़यान ने धीरे धीरे उनके नाम अपने मुंह में कहा, जिससे वह थोड़ा शांत हुआ। जब उसकी नज़र एक बूढ़े सफ़ेद बालों वाले दंपति पर पड़ी, ज़यान बोलना बंद कर दिया। वह पेड़ के पीछे स्थिर खड़ा रहा। उसका चेहरा अत्यंत जटिल भावों से भरा था, जिसमें खुशी, संकोच और भ्रम शामिल थे। उसके माता पिता ने उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक वृद्धावस्था का सामना कर लिया था। जब वह पहाड़ों पर गया था, उसे याद था कि उसकी माँ के बाल गहरे काले थे, लेकिन अब उनके सभी बाल राखी रंग के हो गए थे, और पिता की सीधी पीठ अब झुकी हुई थी। ज़यान अवाक रह गया, उसका मन गूदा की तरह घूमने लगा, और इन सब घटनाओं के कारण उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सूर्योदय हो चुका था। जैसे ही उसने अपना मन शांत किया, उसकी छोटी बहन पहले ही लाल रेशमी पालकी में बैठकर दूर चली गई थी। पीछे एक विद्वान नीले घोड़े पर सवार था। ज़यान ने अपनी दृष्टि उस पालकी पर केंद्रित की जो दूर जा रही थी। उसने भीड़ में अपने माता पिता की ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद की। उसने अपने माता पिता और कुछ करीबी रिश्तेदारों के चेहरे अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लिए, और फिर घूमकर गांव के निकास की ओर बड़े कदमों से चला गया। उसका चेहरा अधिक संकल्प प्रकट कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह एक बार फिर गांव के प्रवेश द्वार से गुजरेगा तो इन लोगों से टकराएगा और अपना शेष जीवन यहीं व्यतीत करेगा। और उसे अच्छी तरह से ज्ञात था कि जब से उसने इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स में अंतर्दृष्टि प्राप्त की और इमॉर्टल कल्टिवेशन के अस्तित्व के बारे में जाना, उसने सामान्य मनुष्यों से पूरी तरह अलग मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था। और चाहे दुर्भाग्य या सुख, समृद्धि या कठिनाई आए, वह कभी अपने चुनाव पर पछताएगा नहीं। लान प्रांत, जो राज्य यू के 13 प्रांतों में 8वां सबसे बड़ा प्रांत था, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित था, और यद्यपि इसका आकार छोटा था, इसे काफी समृद्ध माना जाता था। केवल सिन प्रांत इसके बाद ही, और इसकी उपजाऊ भूमि, अनगिनत नदियां, झीलें और नहरें जो पूरे प्रांत में बहती थीं, तथा लगातार अनुकूल मौसम की वजह से यह क्षेत्र अनाज और चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त था, और इसी कारण ये राज्य का सबसे बड़ा फसल उत्पादक बन गया था। इसी प्रांत के केंद्र में जियायुआन शहर स्थित था, जो हालांकि लान प्रांत की राजधानी नहीं थी, फिर भी निश्चित रूप से अपने प्रांत का सबसे बड़ा शहर था। और इस शहर के केंद्र से गुजरने वाली महान लू नहर, जो प्रांत के उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई थी, और कई सड़कें और जलमार्ग इसके माध्यम से गुजरते थे, जिससे शहर का परिवहन अत्यंत विकसित था, और इसे जल परिवहन का केंद्र तथा क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की मुख्य सड़क माना जाता था। और हर वर्ष असीमित संख्या में व्यापारी और यात्री यहाँ से गुजरते थे, जिससे इस स्थान पर भारी मात्रा में व्यापार बढ़ता था, और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियायुआन शहर प्रांत का सबसे बड़ा शहर बन गया। जियायुआन शहर में हर प्रकार की यातायात व्यवस्था व्याप्त थी। डॉक और नाविक हर जगह मौजूद थे, और नाविक, गाड़ी चालक और अकुशल मजदूरों की संख्या उतनी थी जितनी बैल के बालों की, और इनमें कई हजार लोग थे, जिनमें सुन एगो भी शामिल था, जो बंदरगाह पर जीविकोपार्जन करता था, और उसके नाम की तरह ही उसके लंबे तिरछे भान और टेढ़ी आंखें थीं, और उसका चेहरा एक सड़े नाशपाती और बिगड़े जूजूबी के बीच का मिश्रण जैसा था। लेकिन चूंकि वह चापलूसी और शरीर की भाषा पढ़ने में निपुण था, इसलिए वह वास्तव में एक छोटे गैंग का नेता बनने में सफल रहा था, और कई दर्जन अकुशल मजदूरों का प्रबंधन करता था, और गुजरते व्यापारी की वस्तुएं और सामान ले जाकर जीविकोपार्जन करता था। इसी कारण सुनेगो के कई अधीनस्थ सुबह सुबह जल्दी इकट्ठा हुए और आदरपूर्वक उसे सुप्रभात दादाजी ए और दादाजी एर आ गए कहकर अभिवादन करते, और सुनेगो ये सुनकर थोड़ी घमंड से मुस्कुराया, क्योंकि दादाजी कहकर संबोधित किए जाने का अर्थ था कि यहाँ वह किसी स्थिति वाले व्यक्ति के रूप में माना जाता था, और इसी कारण उसने अपनी नाक से फूंक मारते हुए जवाब दिया, दादाजी एर कौन है? इसे दादाजी एगो नहीं होना चाहिए।
और उसे सुनकर कुछ उपद्रवी और तुच्छ बातें भी सामने आईं, जिससे उसकी मुस्कान तुरंत गिर गई और उसका मूड क्षण भर में खराब हो गया, और उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर डॉक के दूसरी ओर मौजूद कई दर्जन लोगों की ओर देखा और अपनी दृष्टि एक बड़े काले रंग के व्यक्ति पर टिकाई, जिसमें नफरत की झलक थी, क्योंकि पूरे जियायुआन शहर में सुनेगो जिस किसी को सबसे अधिक नापसंद करता था, उस बड़े काले रंग वाले व्यक्ति का नाम हमेशा उसके शीर्ष 3 में आता था। और यदि किसी ने कहा कि वह या वह उसके पूरे परिवार की संपत्ति का उपयोग करके इस बड़े काले रंग वाले व्यक्ति को पूरी तरह से मिटा देगा, तो सुनेगो में झिझक हो सकती थी। लेकिन अगर केवल आधी संपत्ति की बात आती, तो वह बिना किसी हिचक के तुरंत मान जाता, क्योंकि उसका जीवन ही विलासिता भरा था और परिवार की संपत्ति कम ही थी। और लंबे समय तक किसी ने नहीं जाना कि उस काले रंग वाले व्यक्ति का नाम क्या था, और डॉक पर लोग उसे ग्रैंडपा ब्लैक या उसका उपनाम ब्लैक बियर कहकर पुकारते थे, और वह छोटे गैंग आयरन फिस्ट ग्रुप का नेता था, जबकि सुनेगो 4th लेवल गैंग में समान स्थिति में था। और यही कारण था कि ये दोनों गैंग डॉक पर अपने अपने मजदूरों की निगरानी करने आए थे, क्योंकि एक पहाड़ 2 बाघों को नहीं समेट सकता, और इस छोटे डॉक पर इन 2 गैंगों के बीच तनावपूर्ण संबंध हमेशा से थे, और कई बार व्यापारी ग्राहकों पर संघर्ष के कारण उनके बीच द्वेष बढ़ गया, और जब भी दोनों गैंग एक दूसरे को देखते, वे तिरस्कारपूर्ण नज़र से देखते और एक दूसरे को धक्का देते, बिना पूरी लड़ाई किए। और यदि उनके अधीनस्थ इस तरह व्यवहार करते हैं, तो जाहिर है कि सबसे बड़े लाभार्थी सुनेगो और ब्लैक बियर एक दूसरे को गहरी नापसंदगी से देखते। लेकिन चूंकि ये युवा गैंग लीडर थे और आयरन फिस्ट ग्रुप और 4th लेवल गैंग संयुक्त गैंग थे जो बड़ा पॉइजन ड्रैगन गैंग को रोकने के लिए एकजुट थे, इसलिए वे अभी केवल खुद को रोक सकते थे और अपने अधीनस्थों के शब्दों के माध्यम से अपने क्रोध और द्वेष को व्यक्त करते थे। और उनकी अपमानजनक बातचीत हर सुबह आम हो गई थी, और वास्तव में सुनेगो के अधीनस्थ संघर्ष शुरू करने का इंतजार भी नहीं करते थे। कई होशियार और चतुर अधीनस्थ बिना किसी विनम्रता के प्रतिक्रिया देते थे। क्या तुम्हें पता है सबसे मूर्ख जानवर कौन है? भालू। कौन सा भालू सबसे मूर्ख है? ब्लैक बियर, निस्संदेह। और जब ब्लैक बियर ने अपने अधीनस्थों को दूसरे पक्ष की निंदा करते हुए सुना, तो उसका चेहरा गर्वित दिखाई दिया, लेकिन ये सुनकर उसका चेहरा काला हो गया, और सुनेगो मुस्कुराया। खुश होकर उसने अपने कुछ अधीनस्थों के कंधों पर थपथपाया और उन्हें और प्रोत्साहित किया। और जैसे ही ये दोनों गैंग लीडर एक दूसरे को ठंडे असंवेदनशील दृष्टि से देखते, अचानक एक अधीनस्थ ने चेतावनी दी, एक नाव आ रही है। इस शब्द ने ब्लैक बियर के लगभग 100 शाप देने वाले अधीनस्थों को चौकन्ना कर दिया, और सभी ने तुरंत अपनी आवाज़ बंद कर दी और नदी के किनारे की ओर देखा, क्योंकि चमकती सफ़ेद चांदी अस्थायी मौखिक सुख से कहीं अधिक आकर्षक थी। लेकिन जब ब्लैक बियर की टीम डॉक में नाव की ओर देखी, तो वे थोड़े निराश हुए, क्योंकि वह केवल एक छोटी फ्लैट नाव थी, जिसमें अधिकतम 3 से 5 व्यापारी ग्राहक ही हो सकते थे, जो व्यापार की दृष्टि से बहुत बड़ी संख्या नहीं थी। और यह असामान्य नहीं था, क्योंकि यह डॉक छोटा और भ्रष्ट था, और इसका शहर से दूरी पर होना भी एक कारण था कि बड़ी नावें यहाँ नहीं आती थीं। लेकिन व्यापार और वाणिज्य के चरम मौसम में अन्य डॉक में बड़ी नावों के लिए जगह नहीं होती थी, इसलिए व्यापारियों के पास यहाँ उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जब ये छोटी नाव डॉक पर रुकी, तो 2 लोग नाव से उतरे। एक लगभग 17-18 वर्ष का आम युवक प्रतीत हुआ, और दूसरे के शरीर का कद सामान्य व्यक्ति से 2 सिर लंबा था। युवक साधारण नीले वस्त्र में था और उसके कंधे पर एक पीली छोटी चिड़िया बैठी थी। और जैसे ही वह नाव से उतरा, उसने चारों ओर देखा, और उसकी ग्रामीण दृश्य वाला रूप ऐसा था जैसे पहली बार शहर आया हो। जबकि विशाल पुरुष हरे वस्त्र में था और उसने अपने सिर पर एक मफलर रखा था। उसका चेहरा अस्पष्ट था, क्योंकि उसने अजीब तरीके से कपड़े पहने थे, और वह विशाल पुरुष युवक के ठीक पीछे चल रहा था, पीछे नहीं हट रहा था, और उसके स्वरूप से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह नौकर था। और यह विशाल पुरुष और युवक वास्तव में ज़यान और क्रोगसोल थे, जो लगातार 3 महीने की यात्रा के बाद डॉक्टर मो की जन्मभूमि पर पहुंचे थे।